हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैच द कॉलम. Let V and E denote the gravitational potential and gravitational field respectively at a point due to certain uniform mass distribution described in 4 different situations of column 1. Assume the gravitational potential at infinity to be 0. The value of E and V are given in column 2nd. Match the statement in column 1 with the result in column 2nd. Column first, A, at center of the thin spherical shell. B, at center of the solid sphere. C, a solid sphere has a non-concentric spherical cavity at the center of the spherical cavity. And D, at center of the line joining two point masses of equal magnitude. In column second, it is given as E equals 0, E does not equal to 0, V does not equal to 0 and V equals 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. The key concept is relation between gravitational potential and gravitational field. तो यहाँ पे जब हम gravitational potential it is denoted by V and gravitational field it is denoted by E, यहाँ पे दोनों के बीच जो रिलेशन होता है it is given as minus dV divided by dr. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो जो कॉलम फर्स्ट है इसमें ए दे रखा है एट सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल. तो जो स्फेरिकल शेल होता है यहाँ पे उसमें जो मास होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर होता है और यहाँ पे इनसाइड जो मास होता है ये 0 के बराबर होता है. तो यहाँ पे हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं अगर हमने इसके सेंटर पे कोई पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 हम इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं बाय सिमेट्री. यहाँ पे जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द सरफेस वो हमारे पास इस सेंटर पॉइंट पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगा. अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंटर पॉइंट पे हमारे पास जो मास होगा ये हमारे पास इस सेंटर के पॉइंट पे फोर्स लगाएगा और इतना ही फोर्स हमारे पास दूसरे साइड का मास भी एक्सर्ट करेगा ऑन द सेंटर पॉइंट. तो जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो नेट फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ वी ऑल्सो नो दैट यहाँ पे जो E होता है दैट इज गिवन एज माइनस dV डिवाइडेड बाई dr. E की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस dV डिवाइडेड बाई dr से दैट विल बी कांस्टेंट. और यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो रेडियस है वो r के बराबर है तो सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है इट इज माइनस gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R. R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं एट सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल जो हमारे पास E की वैल्यू होगी दैट विल बी 0 एंड जो V की वैल्यू होगी दैट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट विल मैच विद P एंड R. सेकेंड वन इज एट सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर. तो अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे हमारे पास यहाँ पे जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है एट द सेंटर इट इज गिवन एज माइनस G इंटू M इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई r क्यूब. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल r होता है ये सेंटर से डिस्टेंस होती है जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है. और यहाँ पे क्योंकि हम सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं और सेंटर पॉइंट की बात करें तो सेंटर के लिए हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी जिसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0. लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो E की वैल्यू होती है दैट इज माइनस dV डिवाइडेड बाई dr. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो तो 0 है यानी V कांस्टेंट आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो V की वैल्यू आती है और एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर it will be given as minus 3 divided by 2 and it will be multiplied with gm divided by capital R. R is the radius of the given solid sphere. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर जो हमारे पास E की वैल्यू है वो तो 0 के बराबर है लेकिन जो V की वैल्यू है दैट डज नॉट इक्वल टू 0 यानी ये भी हमारे पास यहाँ पे मैच करेगा विद P एंड R. नेक्स्ट है अ सॉलिड स्फीयर हैज अ नॉन कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी. यानी हमारे पास यहाँ पे
कोई एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और इसमें यहाँ पे एक कैविटी जनरेट कर रखी है। इस कैविटी का जो सेंटर है वो हमारे पास जो सॉलिड का सेंटर है उससे अलग यहाँ पे कंसिडर हम कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे सॉलिड का सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को ए से इंडिकेट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज रो इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू के। यहाँ पे जो के होता है बेसिकली ये ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमने यहाँ पे एनालॉजी करी है बाय दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हम सेम केस लेते हैं, जहाँ पे कैविटी के केस में हम यहाँ पे 3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमें जो हमारे पास यहाँ पे मीडियम होता है उसकी परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सेम हमने ग्रेविटेशनल के फील्ड के साथ इसकी एनालॉजी की है। तो केवल ये हमें ये शो कर रहा है कि जब हम यहाँ पे नॉन कंसेंट्रिक कैविटी की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरा हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E इक्वल्स माइनस dV डिवाइडेड बाई dr के बराबर आएगा। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि E की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो पोटेंशियल आएगा ये भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू तभी पॉसिबल है जब खुद में जो पोटेंशियल होगा ये भी अपने आप में एक नॉन जीरो वैल्यू होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं A solid sphere has non-concentric spherical cavity at the center of the spherical cavity. E does not equal to 0 and V also does not equal to 0. C will match with Q and R. And D is at center of the line joining two point masses of the equal magnitude. तो suppose हमारे पास यहाँ पे दो equal magnitude के masses दे रखे हैं, एक आ गया M and this one is the another mass M. इनके बीच की जो distance है ये हम A के बराबर consider कर लेते हैं, और यहाँ पे इनका जो मिड पॉइंट है वहां पे हम कोई पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इस मास की वजह से भी आएगा और इस मास की वजह से भी आएगा। अगर ये डिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर करें तो ये R यहाँ पे a/2 के बराबर होगी, और सेम यहाँ पे भी जो डिस्टेंस आएगी a/2 के बराबर होगी। तो वी कैन से हियर जो P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल आएगा दैट विल बी माइनस GM डिवाइडेड बाई a/2, और सिमिलरली यहाँ पे दूसरे मास की वजह से भी आएगा माइनस GM डिवाइडेड बाई a/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज माइनस 4 इंटू G इंटू M डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो V की वैल्यू है एट द मिड पॉइंट दैट डज नॉट इक्वल टू 0। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उसकी वजह से अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो जो ये हमारे पास फर्स्ट मास है ये इस पॉइंट पे फील्ड जनरेट करेगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा मास है इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट टू दी फर्स्ट वन, इसकी जो डायरेक्शन होगी जस्ट पहले के अपोजिट होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हम मिड पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट मासेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड हियर V डज नॉट इक्वल टू 0 एंड E इक्वल्स 0, यानी ये हमारे पास मैच करेगा अगेन P एंड R के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो A विल मैच विद P एंड R, B विल मैच विद P एंड R, C विल मैच विद Q एंड R एंड D also match with P and R. So from the given question we can say here option third will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.